अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया और अपनी राय भी जब भी वक्त मिले ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने ख़बरों में सुना होगा कि पिछले हफ्ते बरतानिया के एक बहुत सीनियर रुकन पार्लिमान सर डेविड एमिस को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अपनी सर्जरी में अपने हलके के वोटरों से मुलाकात कर रहे थे। इस सर्जरीज के बारे में आपको बता दूं कि ये यहाँ के सियासी निज़ाम का एक लाजमी जुज़्व है। हर रुकन पार्लिमान महीने में एक मरतबा या जैसे भी उसे सहूलत हो वो जाकर अपने हलके में यानी अपने इंतखाबी हलके में अपने वोटरों से मुलाकात करते हैं। और सिर्फ अपने वोटरों से नहीं, अगर दूसरे लोग वहाँ पर आना चाहें और मिलना चाहें, उनका ताल्लुक़ चाहे किसी भी सियासी पार्टी से हो, तो उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। और अगर इस मौके पर किसी को बहुत ही ख़ास बात करनी हो, अपना अलग मसला बयान करना हो, तो वो फिर इनसे रुकने पार्लिमान से अपनी मुलाकात का वक्त भी इसी सर्जरी के दौरान तय कर लेता है। और इसमें इनके साथ जो यहाँ का जो निज़ाम है उसमें ये जो रुकने पार्लिमान हैं इनके साथ कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती। ये जो है सर डेविड एमिस, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने हल्का इंतखाब में बेहद मकबूल थे। गुज़श्ता 40 बरस से ये यहाँ से रुकने पार्लिमान मुंतखब हो रहे थे, अपने हल्के में बहुत ज़्यादा सरगर्म थे। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हर वोटर की और उनके हल्के की किसी भी शख्स की उन तक रसाई थी। वो सबसे बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक़ी से मिला करते थे। ये जो है कातिल अली हार्बी अली, जो सोमाली निजात है लेकिन ये बरतानिया में ही पैदा हुआ था, 25 साल इसकी उम्र बताई जाती है। इसने भी इनसे यानी सर डेविड एमिस से मुलाकात का वक्त ले रखा था, इसीलिए ये वहाँ पर सर्जरी में मौजूद था। मैंने इस वक्त जूम पर दावत दी है सहाफ़ी शाहिद खान को। ये हफ्त रोज़ा साउथ एशियन ट्रिब्यून में मैनेजिंग एडिटर हैं और तहक़ीक़ाती काम करते हैं। बहुत अरसे से यहाँ पर मुकीम हैं शाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खान, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए हमारे चैनल के लिए। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि ये जो सर डेविड एमिस का जो कातिल है, इसका क्या पस मंजर है और जो भी आपको इनके बारे में तफसील मालूम हो। बहुत शुक्रिया, आपका अहम टॉपिक है आज। ये लड़का जो था एक आम सा लड़का था, जैसे आम होते हैं सोमाली फैमिलीज के, मुसलमान लड़का था, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था। लेकिन अब जो सबसे पहली चीज, जैसे जब ये इस तरह के कोई कत्ल होते हैं तो मेरा अंदाज जो होता है किसी तहकीक को करने का, वो ये कि इस कत्ल के मुहर्रिक क्या है, इसका फायदा किसको है, इसको करने वाले ने किस वजह से ये किया है, और उसको क्या दुश्मनी थी, कोई जज्बातियत थी या कुछ और थी। उसके इस अली हार्बी के दोस्तों ने बताया है कि अली हार्बी जो था वो अचानक कुछ अरसे से यूट्यूब के ऊपर अंजुम चौधरी की वीडियोस देख के रेडिकलाइज हो गया था। ये रेडिकलाइज होना और इनके गुफ्तगू सुनना और उस चीज से, इस अंदाज के एक्शन करना, इसमें खासी मुबहम चीजें होती हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अंजुम चौधरी की वीडियोस या उसकी गुफ्तगू जो है वो इस काबिल तो है ही नहीं, ना थी कभी। कि एक तो ये कि वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, ना उसको इस्लाम की इतनी तफसील मालूम, लेकिन यह है कि उसने हर उस जगह पे जहाँ पे इस्लाम या मुसलमान को नुकसान पहुंच सकता है उसके लिए हर जगह बयानात देने की कोशिश करी है। और मुसलमानों के साथ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि बिना किसी सोचे समझे, किसी उसके जाने बूझे और इल्म की कैफियत में जाने में वो जज्बाती होके और मरने मारने के ऊपर उनका एक तस्वुर बना दिया गया है कि वो ऐसे कर देते हैं। चंद लोग करते हैं, होते हैं जज्बाती, हर एक का तो शाहिद, आपको क्या लगता है कि इस कत्ल के पीछे, इस हलाकत के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं?
देखिए, मोहर्रिक तो पहली बात ये कि उन्होंने जिस रेफरेंस को दिया गया है उसके ऊपर मैं अक्सर लिखता रहा हूँ। साउथ एशिया ट्रिब्यून में अक्सर मेजर फ्रंट स्टोरीज रही हैं जब इस ग्रोह ने जो बरतानिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में और बल्कि इंडिया और पाकिस्तान में भी शरिया फॉर यूके, शरिया फॉर इंडिया, शरिया फॉर पाकिस्तान और बहुत से शरिया की नाम नहाद बातें और जगहों पे ईस्ट लंदन में दूसरी जगहों पर अजब अजब किस्म के नारे लगाते थे और लोगों को जदोकोब करने की कोशिश करते थे, दहशत फैलाने की कोशिश करते थे और सालों से चले आ रहे थे और यही नहीं और खास तौर से एक अंदाज से बढ़े थे आगे। तो अब उसमें इस मौके पर एक ऐसे मारूफ एमपी को जिसका ताल्लुक इस वजह से अंजुम चौधरी ने लगाया कि उसके कत्ल की वजह ये हो सकती है कि वो फ्रेंड्स ऑफ इजराइल के लिए काम करते थे और इजराइल के लिए उनकी सिंपैथीज थी। लेकिन किस इस्लाम में किस जगह किसने कहा है कि अगर कोई फ्रेंड ऑफ इजराइल है या किसी भी कौम या किसी मजहब से कोई ताल्लुक रखता है तो उसको किसने राइट दिया कत्ल करने का? तो ये उन नफरतों को बढ़ाने के लिए अचानक एक वजह से किया गया है जिसके हमें आइंदा जिस वजह से कत्ल हुआ है, जिस वजह से ये नाम आया है, मुसलमान नाम आया है, इस्लामोफोबिया का असल मसला है। पिछले पेंडेमिक में आपने देखा था एकदम से चीजें बदली थी। आपके मुसलमान डॉक्टर्स, नर्सेज उन्होंने अपनी जानें दे दी थी इसी बरतानिया में लोगों को बचाने के लिए, रिगार्डलेस के कौन से मजहब से किससे। तो वो एक ऐसी चीज आई थी जिसने एक काफी दहाइयों के बाद एक चेंज किया था सोसाइटी को। फिर अब दुनिया जहाँ पे पेंडेमिक से निकल के आई है तो फिर आपको पता है फितने फिर जवान होते हैं, फिर फितनों को फिर उठाया जाता है। उन फितनों में से उठाने के लिए एक तरीका ये भी है कि बरतानिया में एक मारूफ एमपी को एक मुसलमान नाम के साथ कत्ल करने वाला जो है, जो बल्कि ये नहीं कि वो पहली दफा उसने अचानक जज्बाती हो गया, वो ताल्लुक में था, उसकी इंक्वायरीज हुई थी। हाँ, इसके बारे में तो अखबारात में ये आ रहा है कि 2 बरस कबल ये मतलब पुलिस को ये इशारा दिया गया था, बताया गया था कि ये जो है नौजवान ये बुनियाद परस्ती की तरफ जा रहा है, इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है। तो मुझे हैरत है कि वो इस तरह से खुलेआम फिर कैसे रहा था? देखें, मैं इसको इस अंदाज से लेता हूँ, मैं इस पे लिखता भी रहा हूँ कि इन चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे सियासी और रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मुहर्रिकात होते हैं कि जिनकी वजह से कुछ लोग कहीं और फायदा उठाते हैं। अब एक नौजवान लड़का 25 साल का लड़का बरतानिया में जिसकी इतनी ज्यादा तालीम नहीं, कोई इतना वो बड़ा नहीं, ना दहशतगर्द ना कुछ भी नहीं था, अचानक उसने एक ऐसे बड़े आदमी को कत्ल किया तो उससे फायदा किसको हुआ? इस्लाम को कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं। अगर इस्लाम या किसी तहरीक या किसी मजहब के लिए होता तो ऐसा नहीं हुआ। फायदा उनको हुआ जो किसी तरह का भी फितना पैदा करना चाहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फितना जो है वो ये है कि अचानक आज जैसे मैं अभी आ रहा था तो मेरा बैच है, उस पर मोहम्मद लिखा हुआ मेरा नाम, और मैं आ रहा था तो मुझे आज की ट्रेन में लोगों की नजरें मुख्तलिफ तरीके से देखती हुई हैं और मैं देख रहा था मुख्तलिफ खवातीन जो हिजाब में होती हैं उनकी तरफ भी मुख्तलिफ अंदाज से। तो ये नफरत जो है जब बढ़ती है लोगों को डर पैदा होता है, उनकी समझ में नहीं आता और वो समझते हैं कि वाकई ऐसा है। लेकिन ये है कि हाँ, जो लोग हमारे रास्ते में रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, दूसरे मज़ाहिब के होते हैं, उनको अंदाजा है कि मुसलमान हर आदमी ऐसा नहीं। और इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। मुझे याद है एक दफा एक इंटरव्यू में पॉइंटिंग द फिंगर की बात आई थी तो मैंने कहा भाई, उस एमपी से मेरी बात हो रही थी तो उससे मैंने कहा तुम एक क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम मुझे बताओ कि तुम अपने मजहब के फरोग के लिए अगर कोई बात करोगे या अपना पॉइंट रिकॉर्ड कराओगे, लोगों तक पहुंचना चाहोगे तो तुम धमाके करोगे, किस कत्ल करोगे? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर इसका मकसद ये है कि ये शख्स कोई ऐसा है जो इस्लाम का नाम, मुसलमान का नाम या मुसलमान शख्स को कोई इस्तेमाल करता है और उसका नुकसान जो है इस्लाम को, मुसलमानों को और यकजहती को, हमांगी को, कम्युनिटी ताल्लुक को नुकसान पहुंचता है। लेकिन शायद ये भी तो अपनी जगह बहुत अहम है कि खुद मुसलमान मुल्कों में भी, हम तो पाकिस्तान में भी देखते हैं कि इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। खुसूसन सोशल मीडिया से बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि शिद्दत पसंदी और किस कदर दहशतगर्दी की तरफ माइल हैं हमारे लोग। अगर वो इस्तेमाल होते हैं किसी के हाथों में, शायद तो कसूर तो फिर अपने मुसलमानों का ही है ना। देखिए, मैं इसको दो मैं हवाले दूंगा। एक हवाला वो कि एक जमाने में
جس زمانے میں مسلمانوں کے نام پہ خودکش دھماکے نہیں ہوتے تھے تو اس وقت فلسطین میں شروع ہوئے تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے یہ بھی میں ان بیسس پہ بات کر رہا ہوں تحقیقاتی رپورٹس کے اوپر کہ لوگوں کے مائنڈ کنٹرول کرنے اور اس کو استعمال کرنے میں لوگوں کو استعمال کرنے کے طریقے جذباتی بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں نعرے اللہ اکبر کر کے ہر مسلمان ہر جگہ پہ اللہ اکبر کر کے قتل کرتا ہے. اب اس میں کیسے کر سکتا ہے اس کا تعلق بھی اگر آپ جائیں تو تاریخی طور سے دیکھنا پڑے گا. خوارج کیسے کس نے پیدا کیے تھے اور کس انداز سے انہوں نے کام کیے اور کس بڑی ہستی کو نہیں قتل کیا. مسلمان تھے نا. اس طرح سے وہ استعمال ہو رہے ہیں مسلمان. تو کیا جو علماء ہیں اور اس طرح کے اسکالرس ہیں ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کو ناجائز اور حرام قرار دیں؟ لیکن ایسا تو کچھ مجھے نظر نہیں آیا ہے. دیکھیں وہ لوگ جو تعلیم دے رہے ہیں ان کے کرداروں کے بارے میں آپ کو چند دنوں میں کچھ عرصے سے پتہ چل رہا ہوگا. آپ عجب سی بات یہ دیکھیں گے دہشت گردی میں سوائے ایک مخصوص مسلک کے اور کوئی مسلک نظر بھی نہیں آتا. اس مسلک کی سوچیں کیا ہیں, کیوں بدلتے ہیں, کیوں اس انداز سے. ہم طالب علمی زمانے میں جب ہم سیاست میں انوالو تھے تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ہمارے سامنے اپوننٹ جو ہے اسلام کے نام پہ جو لوگ کرتے تھے وہ وہی مخصوص سوچ کے لوگ ہوتے تھے اور اسی چیز کو لے کے چلتے تھے. تو وہاں پہ باقاعدہ طور سے ہمارے سامنے ہی طالبان بنے. ہم نے دیکھا ہے کیسے یہ لوگ اور بڑے بڑے نام ہیں ان میں جنہوں نے تربیت کی اور بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے رہنما ہیں جو اسلام کے نام سے تنظیمیں بنا کے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی جہاد کے غلط معنی دیتے ہیں. قرآن کی ترجمے ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے وہ ترجمے ایسے ایسے کیے کہ آپ یقین مانیں آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں جماعت اسلامی کے مرحوم منور حسن جو ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اگر ریپ ہوگی تو میں خاموش ہو جاؤں گا کہ میں 4 گواہ نہیں لا سکتا. یہ قرآن کی غلط توجیہ ہے. قرآن نے اس کو اس انداز سے نہیں سمجھایا لیکن وہ لوگ سمجھاتے ہیں. وہ ہمیشہ نعرے مارتے رہے لیکن کسی جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں نظر آئے عملی طور پہ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر سے جاریت پسند یا شر پسند یا دہشت پسند اس انداز کی ان کے نام سے ٹھپا لگنے کی طرف بڑھے گا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ جس نے بڑھایا ہے وہ سوشل میڈیا کا وہ نیگیٹو ایسپیکٹ ہے جس کو لوگ بغیر سوچے سمجھے جانے ہوئے ایک غلط علم, ایک نیا سوشل میڈیا کا ایک نیا علم ہے. اس علم میں جاریت پسندی دہشت پسندی لوگ ایسے سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. ایسا پاکستان ہمارے دور میں نہیں تھا. ہم بھی وہیں رہے ہیں, ہم بھی وہیں پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. اس ملک میں بھی ہماری آدھی زندگی گزر چکی ہے. اس جگہ پہ بھی ایسا نہیں تھا اور آپس میں بہت تحمل تھا. لیکن ہمارے وہ تمام لوگ یعنی حجاب پہننے والے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں میرے گھر میں بھی ہیں, ملنے والوں میں بھی سب ہیں, لیکن اپنے رویوں سے اپنے تعلق سے اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ پینڈیمک کی جہاں بہت ساری برائیاں ہیں بہت ساری جانے لے گئے, اس پینڈیمک نے ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دے دیا تھا کہ یہ لوگ ہی تمہارے لیے جان دیتے رہے ہیں اور ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں دیا. تو اس کا ایک اثر الگ ہوگا لیکن سازشی جو ہے وہ اسی سوشل میڈیا کو یوز کر کے مسلمانوں کو ہدف بنانے کی کوشش کریں گے, نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہماری نمائندگی نہیں ہے. جو لوگ نمائندہ ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. جی نہیں, مگر شاہد جو ایک بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب جب کہ مڈل ایسٹ میں جنگ ختم ہو گئی, جنگیں سب ختم ہو چکی, یورپ کی اور امریکہ کا ان کے تیل پر انحصار ختم ہو گیا, اب وہ بالکل اسے کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. اسرائیل وہاں موجود ہے تو اسرائیل بہت خود طاقتور ہے, اس کی دوستیاں ہو گئی ہیں, اب عرب ملکوں سے ہوتی جا رہی ہیں مزید بھی. تو اب ایسا اسلاموفوبیا کا ہوا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ کو تو دکھانا ہے کہ آپ اصل میں وہ داعش, وہ طالبان, ان کو کیوں اقتدار دیا گیا وہاں پہ, وہ القاعدہ وہاں پہ کیوں ایکٹیویٹ ہے, کیوں عراق میں اور دوسری جگہوں پہ. تو وہ قوتیں جن کو انہوں نے تہس نہس کر دیا جو ملکوں کا نظام چلاتی تھی, اب اس کی جگہ پر ان لوگوں کو ریپلیس کر کے لا دیں گے. اور جو جیسے الشباب کا نام اس لڑکے کے قتل کی وجہ سے الشباب کا نام یہاں پہ آ گیا, اس کے لنک بہت سارے ایسے ہیں اس کے بھی, اس تنظیم کے بھی. جہاں جہاں آئل ہے, جہاں دولت ہے, جن افریقن ممالک میں, عرب ممالک میں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی تنظیموں کو اس کی سرپرستی کی جاتی ہے, ان کو بڑھایا جاتا ہے
اور اس کے لیے سب سے بڑے اہم چیز جو ہے جس جگہ پہ آگے لوگ پناہ لیتے ہیں, جس جگہ کی اکنامک سینکچری ملتی ہے, ان جگہوں پر اگر ایسے واقعات ہوں گے تو بتایا جائے گا کہ اصل میں یہ مسلمان ہی خراب ہے, اس کو بڑھاتے رہیں گے. آپ بتائیں کون سا اخبار ہے جس میں خبر نہیں چھپی جس میں مسلمان کا نام نہ دیا؟ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ میں غیر مسلمانوں نے جو کام کیا ان کو ہمیشہ دماغی طور سے توازن کا خراب بتاتے ہیں, یہاں یورپ میں بھی دماغی توازن, لیکن یہاں پہ مسلمان کا نام لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے جس کے لیے ہمیں خود اپنی مدد آپ کرتے ہوئے یکجہتی دکھانی پڑے گی. یہ تھے نامہ نگار شاہد خان. تو آپ نے یہ گفتگو سنی, آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.